नमस्कार। मैं हूं चिन्मयी सुमित। मैं लाइव आ चुकी हूं। मैं अगर आपको दिख रही हूं तो एक लाइक दे दीजिएगा या कुछ मैसेज दे दीजिएगा, तो फिर मुझे पता चले कि मैं दिख रही हूं आपको और मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है ठीक से। गीताली, गार्गीताई, कौन देख रहा है? अच्छा, थोड़ा सा लैग तो रहेगा ही। मुझे अ, आपके संदेश से मुझ तक पहुंचने तक थोड़ा वक्त चला ही जाता है। हेलो हेलो गार्गिताई। तो चलो, इसका मतलब है कि मैं आप सब लोगों को दिखाई दे रही हूँ, मेरी आवाज आप तक लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है, ऐसे मैं समझती हूँ। तो शुरू करते हैं। अम, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैं हूँ चिन्मयी सुमित। अ, आप में से बहुत लोगों को ऐसे लगा होगा कि अरे ये तो जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन कहाँ पे देखा याद नहीं आ रहा। कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं, हम तो इनको तो जानते ही नहीं है। तो जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं उनसे परिचय थोड़ा दृढ़ हो जाएगा। जो लोग मुझे बिल्कुल ही नहीं जानते उनसे नया परिचय बनेगा। तो मैं हूँ चिन्मयी सुमित और मैं एक अदाकारा हूँ, एक अभिनेत्री हूँ। अभिनय के क्षेत्र में गए 27 साल से कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग सोचेंगे 27 साल से आप यहाँ पे हो और हमने आपको देखा कैसे नहीं है। तो जो हिंदी भाषक है, हिंदी भाषी है, जो सिर्फ हिंदी सिनेमा देखते हैं, हिंदी सीरियल देखते हैं, उन लोगों ने शायद मुझे ज्यादा देखा नहीं होगा। लेकिन जो मराठी जानते हैं, मराठी नाटक में रुचि रखते हैं, उन लोगों ने पक्का ही मुझे देखा होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा काम जो मेरा है वो मैंने मराठी में किया है। मराठी धारावाहिकों में मैं काम करती हूँ, मराठी थिएटर करती हूँ, मराठी सिनेमा में काम करती हूँ। जिन कुछ लोगों को ऐसे लगा होगा कि हाँ कहीं तो देखा है, तो उनको मैं बता दूं, थोड़ी सी आसानी कर दूं। कलर्स चैनल पे एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था लागी तुझसे लगन। जी बिल्कुल वही नकुशा वाला सीरियल। वही वो काली लड़की, उसकी माँ जो थी वो मैं ही तो थी, बाबी। हम्म। तो वो सीरियल काफी पॉपुलर था। उस जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उनको थोड़ी सी कहानी बता दूं। उसमें ऐसे था कि एक बस्ती में एक गरीब औरत रहती है और उसकी जो बेटी है वो बड़ी ही सुस्वरूप है, बहुत सुंदर है, गोरी है, सुंदर है और सुशील है। तो उसको हमेशा ऐसे लगते रहता है कि हम लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहां पे उस पे किसी की बुरी नजर पड़ जाएगी, और इसलिए वो चाहती है कि वो सुंदर ना दिखे, वो खूबसूरत ना दिखे, किसी की नजर में ना आए। इसलिए वो माँ हर रोज उसको अपने हाथ से काली पोत के उसके चेहरे पे उसको घर से बाहर जाने देती है। तो इस तरीके की कहानी थी। ऐसा बहुत कुछ होते रहता है सीरियलों में। तो वैसी वो सीरियल थी और उसमें मैं काम करती थी, लेकिन उसके बाद में मैंने ज्यादातर मराठी में ही काम किया है। ओहो, ये कौन है? कोई मुझे अत्याबाई के नाम से जानता है यहाँ पे। तो वो बात ऐसी है कि अभी मैं कलर्स चैनल पे काम करती हूँ। कलर्स के साथ मेरा बड़ा गहरा नाता है। अभी मैं मराठी सीरियल में काम कर रही हूँ जिसका नाम है जी बझाला येडा पिसा। उसमें मैं एक निगेटिव कैरेक्टर करती हूँ जो काफी पॉपुलर है। तो मजा आता है ये काम करते हुए। लिटिल मोर के साथ मैं जुड़ी एक 3 साल पहले। पवार सिस्टर गजब की सिस्टर्स है, बहुत सुंदर काम करती है, बड़ी अच्छी सेवा का काम करती है और मैं उनसे जुड़ी हूँ, ये मेरा भाग्य है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि लिटिल मोर की तरफ से हम लोग एक एक्टिविटी चला रहे हैं और ऐसा पेज है जहाँ पे आपको लाइव आना है, तो उनको तो मैं मना कर ही नहीं सकती। उन लोगों ने मुझे सिर्फ बताने की देरी होती है, मेरी हाँ ही होती है। तो वो करना है, तो उन्होंने कहा उनका कोई टीच वन ईच वन टीच वन भी प्रोजेक्ट है, तो आप आके कुछ सिखा दीजिए अगर आपको कुछ है तो मुझ में ऐसा तो कोई हुनर है नहीं कि जो यहाँ पे आके मैं आपको सिखाऊं। मैं खुद ही सीख रही हूँ। तो फिर क्या करें? तो मैंने कहा मुझे जो बात बड़ी अच्छी आती है वो मैं करती हूँ। मैं आके लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि बातें करना, गपशप लगाना, गप लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता भी है और बड़े अच्छे तरीके से शायद आता भी है।
तो मैंने कहा मैं ये करूंगी। लेकिन फिर कोई एक मुद्दा तो हो कि वो कहने लगी कि आप बताओ कि आप यहाँ तक कैसे आई। मैंने कहा ये तो कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐसा सफर है नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ बोल सकूं। कुछ कुछ लोग आते हैं, बड़ा संघर्ष करके आते हैं, उनकी बड़ी लड़ाई होती है। मेरा तो वैसा कुछ है नहीं, तो क्या बोलूं मैं उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बातें करना अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसके बारे में मैं बात करूंगी, और वो है लिटरेचर, साहित्य। नहीं नहीं, आप प्लीज डरिए मत, ये कोई संगोष्ठी नहीं है, ये कोई चर्चा नहीं है जहाँ पे कोई बहुत संजीदा बात होगी। तो क्योंकि नहीं तो साहित्य बोलने के बाद सब लोग ऐसे लंबे चेहरे करके, लॉन्ग फेसेस करके उसके बारे में आ, बात करते रहते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने ऐसे सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं। मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो हम किताबों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये भी जो बातें होंगी वो बहुत लाइट तरीके की बातें होंगी, मतलब कोई गंभीर चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। तो मेरा किताबों से वास्ता कैसे पड़ा, उसकी मैं कहानी आपको सुनाऊंगी, किताबों की कहानी। वाह। तो ऐसे है कि मैं पली बड़ी हूँ औरंगाबाद में। औरंगाबाद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए कहती हूँ, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा करके एक हिस्सा है जहाँ पे औरंगाबाद नाम का एक शहर है। उस शहर में मेरा बचपन गुजरा। मेरी माता जी जो हैं वो लेक्चरार थी, मानस शास्त्र पढ़ाती थी, उस विभाग की विभाग प्रमुख हुआ करती थी। और मेरे पिताजी जो है वो भारतीय प्रशासकीय सेवा में काम करते थे, आईएएस ऑफिसर थे। तो इन दोनों को बड़ी साहित्य में रुचि थी, और घर में काफी सारी किताबें थी। अभी ये हम लोग मेरे बेडरूम में बैठे, ये मेरी अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो किताबें हैं, और इससे 6 गुण, मतलब हाँ 6 गुना ज्यादा किताबें और हैं घर में। तो हुआ ऐसे कि हमारे यहाँ पे 14 साल की मैं जब तक हुई तब तक हमारे यहाँ पे कोई टेलीविजन नहीं था। तो टेलीविजन नहीं, और फिर मनोरंजन के लिए, दिल लगाने के लिए कोई साधन नहीं, क्योंकि नाटक भी जो आते थे वो मुझे लगता है मेरे ख्याल से आ, साल में 2 या 3 नाटक बम्बई पुणे से आते थे। तो वो भी नहीं था साधन कोई। तो जो भी था वो थी किताबें। और हमारे, मतलब सच में उनके बड़े, हमारे बड़े भाग है कि हमें ऐसे माता पिता मिले कि उन्होंने हमको जा जा कर, मतलब औरंगाबाद में तो तब ऐसे आम किताबों की कोई दुकान भी नहीं थी बच्चों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कोई किताबों की दुकान थी। तो ये जब भी लोग पुणे बम्बई जाते थे अपने काम के सिलसिले में, हम लोगों के लिए जैसे मिठाई लेके आते थे, मिठाई के साथ साथ किताबें लेके आते थे। तो उन लोगों ने हम लोगों की, मतलब मेरे माताजी और पिताजी ने हम लोगों की एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के दी थी, मैं और मेरी बड़ी बहन। और हम लोग पढ़ते ही रहते थे, मतलब किताबें। और हमारे सारे रिश्तेदार भी थे, उन लोगों को भी पता था कि इन लड़कियों को किताबों में बड़ी दिलचस्पी है। तो हमारे बर्थडेज हो या कोई भी मौका लगा तो वो लोग हमको जो गिफ्ट्स देते थे वो किताबें ही देते थे। घर के बड़े बूढ़े जब भी कोई पैसे देते थे तो वो पैसे लेके भी हम लोग उसमें से किताबें ही लेके आते थे। तो ऐसे लगाव हो गया था किताबों से। और दूसरी बात ऐसे थी कि मुझे पढ़ाई में बड़ी रुचि नहीं थी, क्योंकि स्कूल के दिनों में गणित नाम का एक बड़ा सा राक्षस हुआ करता था स्कूल में। तो उससे मैं बहुत डरती थी, बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा डरती थी। तो बिल्कुल हराम कर दिया था उस विषय ने मेरा जीना। तो ऐसे हुआ कि, मतलब मुझे ये भी याद है कि मुझे साइंस अच्छा लगता था पहले, लेकिन 5वीं 6ठी में जाने के बाद, उसके बाद में रसायन शास्त्र में और फिजिक्स में भी जब ये गणित नाम का प्राणी घुस आया, तो मैं तो भाग ली भैया वहां से। मैंने बोला कि नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने ली भाषाओं की आड़। मराठी अच्छी बोल लेती थी, मराठी अच्छा लिखती थी, तो भाषणबाजी करती थी, तो वो भी बड़े ये होते थे, तो वो भी करती थी।
तो ऐसे चलते 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 किताबों में रुचि बढ़ने लगी। और ये एक दोस्त ऐसे था कि जहां आपकी मर्जी आप लेके जाओ, कि बस के सफर में हो, ट्रेन के सफर में हो, घर पे हो, बाहर हो, छत पे हो, जहां पे जब आपकी मर्जी हो ये चलने के लिए तैयार है आपके साथ। तो ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं भैया, नखरे बड़े होते हैं दोस्तों को भी के भी। तो ये बड़े गजब के दोस्त हैं। तो ये सब जगह चले चलते थे मेरे साथ में, और झगड़े भी होते थे इनके ऊपर से, मेरे में और मेरी बहन में से। तो हम लोग ऐसे बातें भी करते थे कि आज मैं 10 पन्ने पढ़ूंगी तो फिर मेरे 10 पन्ने होने के बाद तू इस किताब को हाथ लगाएगी, ऐसी भी हम लोगों की बातें होती थी। ऐसा भी किताबों की भी लेन देन होती थी। कितने सारे दोस्त बन गए थे किताबों की वजह से, कि जिनके पास मतलब तब मुझे याद है, और जब हम लोग पढ़ते थे तब कभी हम लोगों ने ऐसे नहीं सोचा कि हम लोग ये पढ़ेंगे और इस तरीके का कुछ नहीं पढ़ेंगे। ऐसे कुछ नहीं, कविताएं भी पढ़ी, और मैगजीन्स आते थे। किशोर करके एक मैगजीन चलता था तब, तो वो आता था, चंपक आता था, कुमार नाम से एक मैगजीन था वो आता था। तो ये सारी चीजें हम लोगों के पास आया करती थी। और हम लोग, जो हमारी ऐसे दोस्त थे हमारे, जो जो पढ़ने में रुचि रखते हो, तो उनके साथ हम लोगों के फिर एक्सचेंजेस होते थे, लेन देन होती थी किताबों की। मुझे तो याद है कि इंद्रजाल कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे, फैंटम की किताबें पढ़ते थे। तो जो किताब, मतलब जो कॉमिक मैंने हिंदी में पढ़ी है वही मैं वापस से अंग्रेजी में भी पढ़ती थी, जो अंग्रेजी में पढ़ी है वो वापस से हिंदी में भी पढ़ती थी। तो वो बड़ा मजा आता था तब। वो जो मेरे उम्र के लोग हैं जिन्होंने फैंटम की किताबें पढ़ी हैं, कॉमिक्स पढ़े हैं, उनको ये वो रिलेट करेंगे इसके साथ में, कि वो अंग्रेजी में वो डायना पामर जो रहती है, उसकी गर्लफ्रेंड जो रहती है फैंटम की, वो जब रोती है तब सॉब सॉब ऐसा लिखा करते थे, सॉब सॉब। और वही जब हिंदी में हम लोग कॉमिक पढ़ते थे तो वहां पे सुबुक सुबुक ऐसे लिखा होता था। तो हम लोग बहुत उसके ऊपर से हंसते थे, और हम लोग वो उसको बहुत ऐसे, हम लोगों को जब रोना आता था तब हम लोग बोलते थे कि अभी मैं सुबुक सुबुक कर रोऊंगी। तो ऐसी कुछ बातें बचपन की जुड़ी हुई है किताबों के साथ। तो हम लोगों ने कॉमिक्स भी पढ़ी, जिन बुक्स में ये है पिक्चर्स हैं, वो बुक्स पहले अच्छी लगती थी, बाद में वो अगर नहीं रहते थे तो भी चल जाता था, कहानी अच्छी होना जरूरी होता था। तो ऐसे करते करते किताबों से लगाव हो गया। अभी भी मैं पढ़ती हूँ। अभी तो ऐसे है कि मैं समझती हूँ कि नाटक हो, सिनेमा हो, क्या होता है आखिर, कहानी ही होती है जो अलग तरीके से आपको बताई जाती है। तो वो भी मुझे लगता है कि साहित्य का ही एक हिस्सा है, वाङ्मय का हिस्सा है। और इसलिए मुझे हमेशा लोग बहुत बार पूछते हैं कि आप रोल कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मैं, कहानी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए। शायद मैं, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि आपका जो किरदार होता है वो बहुत छोटा सा होता है, उसका स्क्रीन पे जो आपका प्रेजेंस रहता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो कहानी अच्छी हो और वो लोगों तक पहुंचना जरूरी हो, तो ऐसे कहानियों का हिस्सा बनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अ, अच्छा, तो फिर पढ़ने में जैसे मैंने आपको बोला कि पढ़ा तो मैंने सब कुछ, हिंदी भी पढ़ लिया, अंग्रेजी भी पढ़ लिया, मराठी तो पढ़ती थी, मराठी बहुत ज्यादा पढ़ती थी। मतलब मराठी नंबर 1 पे, 2 नंबर पे हिंदी, और तीसरे नंबर पे अंग्रेजी। ऐसा मेरा ये रहा है हमेशा। तो जो कुछ मुझे अच्छा लगा है पढ़ने में, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आपको बड़ा मजा आएगा ये सुनते हुए, क्योंकि मुझे ये पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब आप अपने लिए पढ़ते हो ना, मतलब मन ही मन में आप पढ़ लेते हो, पढ़ने का मजा ऐसे होता है जब आप कहानी स्क्रीन पे देखते हो, चाहे टेलीविजन के स्क्रीन पे देखो, या सिनेमा के स्क्रीन पे देखो, या नाटक घर में जाके हॉल में नाटक देखो आप। तो आपको कैसा है कि आपका हीरो है, उसने ये पहना हुआ है, या अभी मैं हूं तो मैंने साड़ी पहनी है, मैंने काली बिंदी लगाई, आपको यही देखना है, आपको दिख रहा है वही देखना है आपको। आप जब किताब पढ़ते हो तब आपका हीरो पहले आता है, काली पैंट पहनी है उसने और सफेद कुर्ता पहन रखा है उसने, फिर आपको लगता है नहीं ये सफेद उसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसका रंग बदल सकते हो। तो जब किताब होती है ना, तो वो आपकी इमेजिनेशन जहां जाना चाहती है वहां जा सकती है। तो इसलिए मुझे किताब ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे किताब पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है।
तो ये एक बहुत ही उम्दा लेखक हैं हिंदी के, श्रीलाल जी शुक्ल। बहुत ही बहुत बढ़िया लिखते हैं। मतलब उनका लिखा हुआ पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी हंसी आती है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते मैं रुकती हूँ और हंसती हूँ और फिर आगे चल देती हूँ। आज मुझे आपको ये पढ़ के दिखाना था, तो ये मैं 2 बार कल पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बहुत दिन के बाद ये आपके सामने पढ़ना शुरू कर दूंगी तो पढ़ते पढ़ते बीच में हंस पड़ूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ कि जाइए, अभी इसके बारे में मैं आपको ज्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद से हूँ, तो मैं औरंगाबाद से बम्बई आई। तो बम्बई की जो पैदा हुए हुए लोग हैं, उन लोगों को तो मैं देहाती ही लगूंगी। उनको लगता है कि औरंगाबाद होगा भी शहर, तो भी कितना बड़ा शहर होगा, बम्बई तो है नहीं। तो ये हमेशा ऐसे होता है कि जो शहर से लोग गांव आते हैं वो भी गलतियां करते हैं, जो गांव से लोग शहर आते हैं वो भी गलतियां करते हैं, और वो गलतियों से क्या निकलता है, तो हंसी। तो ये ऐसी ही बात है। अगर कोई भूल करे तो बड़ी हंसी आती है हम लोगों को। तो ये चूक के बारे में ही है, भूल चूक के बारे में ही है, चूक के बारे में। कथा का नाम है पहली चूक। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान, ये कहावत मैं पहली बार सुन चुका था। अब हुआ ये कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझ के मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा। अपने गांव चला गया। मेरे चचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़ के जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जाता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि ये सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं पढ़ते, फारसी ही पढ़ते होंगे, और इंग्लैंड में के किसान सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोलते, वो तो खेत भी जोतते हैं। चचा बोले, बेटा ये खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, ये तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया कि ये शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है, और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है, तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। मेरे मुंह से पवित्रता की बातें सुनकर चचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू कर दिया, और चचा, ये खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़ों बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं, टॉल्स्टॉय तो स्वयं किसान ही तो था, वॉल्टेयर खुद बागबानी करता था, ग्लैडस्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी तो गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। वैसे तो कंद मूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में ज्यादा थी, और वो ज्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे। लेकिन फिर भी खेती को तो उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से ही खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। मेरे चचा मेरी बात से बड़े प्रभावित हुए, पर बोले, बेटा खेती तो करोगे, पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं, न क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है। यहां मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौने का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती है और गाती भी है। वे नाचती जाती है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांवों में
आने की चाह रखते हैं और खेतों का चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली थी। दूसरे दिन चचा ने मुझसे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहां पर है? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है। राह से उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुंवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा ही लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उनसे बात करता है। मैंने रुककर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। किसी के पायल नहीं छनके, न कोई घड़ा टूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने बांसुरी बजाई, न हीरोइन ने गाना सुनाया, न खेतों में किसानों ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप मैं अपने रास्ते पर चलता गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए। चचा ने बताया था कि वही गन्ने के खेत है और वही बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेंढ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, सुनो भाई साहब, आपका नाम कहीं बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घुरकर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप पूछ क्या रहे हो? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ ये बाजरा कौन है? कहां रहता है? ये खड़ा कहां है? इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा, अरे भैया ये देखो, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। दो तीन किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, ओह, मैं तो हंसी कर रहा था जी। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छां को ढूंढ रहा था। उसी पेड़ के पास मेरे चचा का खेत है। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भी झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता होने लगी कि मुझसे ऐसी चूक कहीं दोबारा न हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। यहां वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह तो शहर में होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर में ही मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की जरूरत आन पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। वे भी शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाइयां खरीदने के लिए मुझे वापस शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग से एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए जाना था। वो करने के लिए भी मुझे शहर जाना पड़ा। उसके बाद में
मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद कर दी, अपनी कॉर्डरॉय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए, ये खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूं, वहीं रहूंगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूंगा। चचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा ही स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही पहले मुझसे चूक हो गई है। जाओ, शहर ही में रहकर खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चचा, चूक आपसे नहीं, पहली चूक तो मुझी से हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल आए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैलों की पूंछ उमेटते हुए खेत की ओर चल दिए। आशा करती हूं कि आपको ये कथा अच्छी लगी। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो उसका सारा श्रेय जो है वो श्रीलाल जी का है, और अगर आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब है कि मैंने अच्छी तरीके से उसको पढ़ा नहीं। तो देखिए, ये ऐसे होता है। बाजरा, तो जो शहर में रहते हैं उनको पता नहीं होता कि देहात में लोग जीते कैसे हैं। जो देहात के लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि शहर में जीते कैसे हैं। तो ये तो हमेशा का ही चलता आ रहा है। लेकिन अभी का माहौल ऐसे है कि आप शहर में हो या गांव में हो, अभी हो तो आप लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में जब हम रहते हैं तब क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तो भाई बहुत ऐसे, ये जो सारा वक्त है वो मैं बहुत पढ़ने में बिता रही हूँ। मुझे जो भी कुछ अच्छा लगता है, बीच में से कोई कुछ याद आ जाता है, कोई बचपन में पढ़ी हुई कोई कहानी याद आ जाती है। तो एक है कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी अभी। वो ऐसे है कि बचपन में जब पढ़ना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ना जब शुरू किया, तब हर एक का ये अनुभव होगा, जो पढ़ते हैं लोग वो इसके साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसाप नीति, इसाप की कहानियां, ये तो हम लोग हमेशा पढ़ते ही हैं। जातक कथाएं, इसाप की कहानियां, हैंस एंडरसन की कहानियां। और मुझे लगता है कि उस उम्र में वो सारा सच लगना चाहिए। मतलब परी कथाएं जो होती है, जो परियां लगती है, जो परियां, वो हम लोगों को एक उम्र ऐसी होनी ही चाहिए कि जब हमको लगना ही चाहिए कि हाँ, परियां होती है असल में, सैंटा क्लॉज होता है असल में, ऐसे भरोसा होना ही चाहिए उस पर्टिकुलर उम्र में। हाँ, लेकिन वो आप वैसे ही मानते चले गए आगे तो जाके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बचपन में तो ये बिल्कुल लगना चाहिए। तो इसलिए बच्चों ने भी पढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे बहुत लगता है। तो वो एक कहानी थी। तो लॉकडाउन के बारे में मेरे एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने ये कहानी को दोहराया, और जब उन्होंने उसकी बात करी फेसबुक के ऊपर तब मुझे वो कहानी याद आ गई। तो थोड़े से जो कोई यंग बच्चे होंगे, हम सारे ही यंग हैं, मैं भी अपने आप को बहुत यंग मानती हूँ, तो लेकिन फिर भी हमसे जो छोटे होंगे उन लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा ये कहानी सुनते हुए। तो ये जो कहानी है वो है एक कौवे की, जो हर हाल में खुश है। खुशहाल कौवा, ऐसे उसकी मराठी में उस कहानी का नाम है। आनंदी कावड़ा।
तो ये बड़ा खुशहाल है बंदा है, उसको कहीं पे भी डाल दो वो खुशी रहता है, गाने गाते रहता है अपना। तो उसकी कहानी ऐसे है कि अ, एक गांव रहता है, वहां पे एक राजा होता है और बड़ा अच्छे से उसका राज चल रहा है वहां पे। और वहां की औरतें जाती है नदी पर कपड़े धोने के लिए, तो वहां पे एक कौवा उनको बहुत परेशान करते रहता है। वो जाता है नदी में डुबकी लगाता है और फिर उनके सर के ऊपर आके बैठ जाता है, ऐसी कुछ चीजें वो करते रहता है हमेशा। अ, तो सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर, तालाब रहता है, तालाब पे ये जाती रहती है, तो तालाब पे वो उनको ऐसे छेड़ते रहता है। तो वो सारी जाती हैं राजा के पास और राजा को बोलती है ये कौवा है, बड़ा बड़ा मस्तीखोर है और बहुत मस्ती करता है और हम लोगों को बड़ा परेशान करता है, आप उसको सजा दीजिए, उसको यहाँ से निकाल दीजिए। तो राजा अपने आदमियों को कहता है, वो कौवे को ले जाके नदी में डाल देते हैं। नदी में डाल देते हैं तो कौवा वहां पे भी चेचहाने लगता है, गाने गाने लगता है, चलिए अच्छा हो गया, नदी में लाके छोड़ दिया, नदी में जाके डूबेंगे, नदी में तैरना सीखेंगे, ऐसे करके गाना गाने लगता है। तो वो औरतें सुनती है, वो बोलती है ये नदी पे आके भी इतना शोर मचाता है, अब हम नदी पे पानी पीने का हमको वो परेशान करता है, उसको वहां से निकालिए, उसको वहां से खदेड़ दीजिए। वापस राजा जाता है, उसको वहां से निकालता है और इस टाइम उसको वो जो गुड़ बनता है, आपको पता है उसको मराठी में, मुझे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, ऐसे कढ़ाई के जैसा होता है, बड़ा सारा ऐसा। तो जिसमें वो गन्ने का जो पहले का जो रस रहता है उसको उबालते हैं और उसके बाद में उसका गुड़ बनना शुरू हो जाता है, तो उसको वहां पे जाके डाल देते हैं। तो उसको चटके लगते हैं एक्चुअली उसके, लेकिन फिर भी वो वहां पे भी गाता है और बोलता है कि चलो भगवान ने अच्छा किया, मुझे गुड़ की कढ़ाई में पहुंचाया, गुड़ खाते जाएंगे, मुंह मीठा बनाएंगे। तो सब लोग और परेशान हो जाते हैं, बोलते इसका गाना तो रुकता ही नहीं है, उसको वहां पे डाला तो भी वो गाता है। फिर वो राजा के पास शिकायत लेके जाती है, राजा को भी दूसरा काम नहीं इनकी शिकायत सुनते रहता है। तो राजा बोलता है अच्छा ठीक है, अभी तो इसको तो मैं बिल्कुल सजा दूंगा, तो इसलिए उसको निकाल के उसको कांटों में डाला जाता है, जहां पे कांटे हैं वहां पे डाला जाता है उसको। कौवा वहां पे भी जाके गाना शुरू कर देता है, बोलता है मेरे कान में छेद नहीं, कांटे से कान छिदवाते हैं, कान में मोती पहनते हैं, ऐसे करके वहां पे भी गाना शुरू कर देता है। फिर राजा जब देखता है तो राजा की हंसी फूट आती है, राजा बोलता है इसको सजा के तौर पे आप कहीं पे भी डाल दो, वो वहां पे खुशी हो जाता है, वो वहां पे गाने ही गाता है। तो ये जो खुशहाल कौवा है, इससे तो सीखने जैसा बहुत है, ये तो मेरे मेरे ही पास रहना चाहिए, ये तो मेरा गुरु निकला। और फिर राजा उसको अपने बगीचे में एक बड़ा सारा कुआं बना के देता है और वहां पे वो कौवा फिर राजा के साथ रहने लगता है। तो भैया ऐसे है कि हम अगर सोचे कि बड़ी तकलीफ है हमें और हमें सजा दी जा रही है तो दुख ही दुख है, लेकिन अगर हम समझे कि ये कोई उपलब्धि है हमारे लिए और इसका तो लगता है कि हम खुशी को पा लेंगे और खुशी हमको पा लेगी। तो ये ऐसी बात है। चलो दूसरी बात, अभी लॉकडाउन में काफी चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो चीजें मिल रही है उसमें एक चीज जो है जो मुझे बड़ा खुश करती है वो है आम। आम बड़े अच्छे लगते हैं मुझे और पीता है, तो वो आपको सुनाती हूँ। अशोक चक्रधर जी करके बड़े ही उम्दा कवि हैं, जो बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो रिकनेक्ट हो गया गार्गिताई, could you please tell me?
ओके, तो चलिए ये कविता मैं पढ़ देती हूँ। ये सारे क्यों रुक गए हैं? मुझे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। गार्गिताई, कुड यू राइट समथिंग? ठीक है, तो मैं ये कविता पढ़ती हूँ। अशोक चक्रधर जी की कविता है आम। गांव में ब्याही गई थी बॉडम जी की बेटी। मुझे कोई एक लाइक भेजो तो मुझे पता चले कि मैं हूं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं लाइव हूं या नहीं हूं। कट गया है। नहीं, लाइव हूं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ। गांव में ब्याही गई थी बॉडम जी की बेटी। गांव में ब्याही गई थी बॉडम जी की बेटी। उसने भिजवाई एक आम की पेटी। महक पूरे मोहल्ले को आ गई, कईयों का तो दिल ही जला गई। कुछ पड़ोसियों ने द्वार खटखटाया। एक स्वर आया, बॉडम जी, हमें मालूम है कि आप आम खरीद कर नहीं लाते हैं, और ये भी पता है कि बेटी के यहाँ का कुछ नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि आपका संकट मिटवा दें। हम चाहते हैं कि आपका संकट मिटवा दे, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि आप इन्हें पड़ोस में बंटवा दे। हम लोग ये आम खाएंगे और आपकी बेटी के गुण गाएंगे। श्रीमती बॉडम बोली, वाह जी वाह, आप अपने पास ही रखिए अपनी सलाह। श्रीमती बॉडम बोली, वाह जी वाह, अपने पास ही रखिए अपनी सलाह। इन आमों को हम बांट देंगे कैसे? बेटी को भेज देंगे इनके पैसे। क्या बात कर दी बच्चों सी, जवाब में बोला दूसरा पड़ोसी। भाभी जी गुस्सा मत कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये गांव के उम्दा आम हैं, लंगड़ा और दशहरी, और हम लोग ठहरे शहरी। इन आमों के तो बाजार में दर्शन ही नहीं हुए हैं, और अगर हो भी जाए तो भावों ने आसमान छुए हैं। अब आपको कोई कैसे समझाए कि अगर आपने ये आम खाए तो मार्केट रेट लगाने पर ये पेटी खा जाएगी पूरी तनख्वाह। ऊपर से जंजाल मन का कि बेटी को अगर भेजे कम पैसे तो स्वर्ग में स्थान मिलेगा कैसे? श्रीमती बॉडम फिर से भड़की, बिजली की तरह कड़की। ठीक है, हमें नर्क मिलेगा मरने के बाद, लेकिन आप चाहे तो यहीं चखा दूं उसका स्वाद। पड़ोसी ये रूप देखकर डर गए, एक एक करके अपने घर गए। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि बेटी की आम की पेटी बॉडम दंपति के लिए बन गई दुखदाई। एक तो आमों की महक जानलेवा, फिर सुबह से किया भी नहीं था कलेवा। कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट। एक तो आमों की महक जानलेवा, फिर सुबह से किया भी नहीं था कलेवा। हाय रे बदनसीबी, गुमसुम लाचार मियाँ बीबी। बार बार पेटी को निहारते, आखिर कब तलक मन को मारते। अचानक बिना कुछ भी बोले उन्होंने पेटी के ढक्कन खोले, जमकर आम खाए और गुठलियां भी चूसी। एक दूसरे को समझाया, ये सब बातें है दकियानुसी। बेटी हमारी है और ये पेटी भी हमारी है। खुद खाएंगे, जिसको मन चाहेगा खिलाएंगे, पड़ोसियों को जलाएंगे और बेटी को संपत्ति में हिस्सा देंगे। आमों के पैसे नहीं भिजवाएंगे, आमों के पैसे नहीं भिजवाएंगे। ये आम खास है, नहीं है आम, बेटी का प्यार है ये, और प्यार का कैसे दाम। इतनी सुंदर कविता है, ऐसे हंसते हंसते आपको कुछ बता के जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि ये कविता आम नहीं खास है, और आप लोग भी मेरे लिए बहुत खास है, तो खास लोगों के साथ में इसको शेयर करना बनता है। मुझे
अच्छी लगी कविता आपको? वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको अच्छी लगी। बहुत सारे ऐसे अंगूठे दिख रहे हैं मुझे। ठेंगे नहीं है ना, अंगूठे ही है ना। तो चलिए, मुझे ना टाइम का अंदाजा नहीं आ रहा है। मैंने बड़ी गलती करी है कि मैंने यहाँ पे कोई घड़ी नहीं रखी है और मुझे इसके ऊपर टाइम का कोई अंदाजा नहीं आ रहा। तो जब भी टाइम आप हो जाए तो कोई मुझे बता दे कि मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो मैं अपनी बात करना बंद कर दूंगी। नहीं तो मैं तो वो बातूनी कछुआ होता था ना एक, वो भी हिसाब की स्टोरी में होता था, जो बातें करते ही जाता है। तो मैं ऐसे पूरी शाम आपके साथ बैठ सकती हूँ और बातें कर सकती हूँ। लेकिन ये तो हो गई सारी लाइट बातें। लेकिन किताबों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि अ, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं तो ये जो लॉकडाउन है उसको एक उपलब्धि मान के उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, घर पे हो आप, तो किताबें पढ़ा कीजिए। तो बहुत सारे जो भी आपको मिलेगा ना, ये सारी आज तो ये चलिए आपको दो तीन नाम मैं बता देती हूँ। श्रीलाल शुक्ल जी है, काका हथरसी जी है, शैल चतुर्वेदी जी है, अशोक चक्रधर जी की कविता मैंने आपको पढ़ के सुनाई, महादेवी जी है, कितनी सारी है, इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छा लिख के गए हैं। तो आपको जहां से भी मिले आप प्लीज इनका साहित्य ढूंढिए और उसको पढ़िए, आपको बड़ा मजा आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी कि लोग बहुत कहते हैं कि आजकल इंटरनेट हो गया है और सब आपको एक उंगली के ऊपर मिलता है। तो किंडल है, जैसे किंडल पे किताबें पढ़ी जा सकती है, आपको दिया जलाने की भी जरूरत नहीं, आप किंडल लेके अंधेरे में भी पढ़ सकते हो वगैरह, ऐसे बहुत सारे फायदे उसके बताते हैं। लेकिन जो मेरे हम उम्र लोग हैं या जो लोग गजल सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, वो उनके लिए ये बताना चाहूंगी कि मेहदी हसन साहब की एक गजल थी जिसमें ऐसा है कि आपके हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये बात कहाँ आएगी साहब जब आप किंडल पढ़ेंगे? किंडल से कोई कोई याद ऐसे नहीं गिरेगी नीचे। तो मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि मैं कभी भी मेरी किताब कोई जो पढ़ के हो चुकी हो, बहुत पहले पढ़ी है, और अगर उसको अभी मैं वापस उसको पढ़ने के लिए मैं लेती हूँ, तो कभी कभी कोई विजिटिंग कार्ड ही मिल जाता है किसी का जो बुक मार्क के तौर पे रखा हुआ होता है, या कोई सुंदर बुक मार्क किसी ने दिया हुआ मिलता है। तो ऐसे कितनी सारी चीजें होती है जो किताबों में होती है, कहानियों के अलावा ऐसी भी यादें जुड़ी हुई होती है। तो वो आप किंडल में नहीं कर सकते। और दूसरी बात, तो वो तो माहौल बनता था कि किताब पढ़ने के लिए लो और फिर एक कोई वर्ड हो, वो वर्ड का आपको मतलब नहीं पता चल रहा है। जैसे अभी था, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए इन्होंने एक शब्द यूज किया था, तो वो हम लोगों को नहीं पता था, तो ढूंढना पड़ता है ना उसको। तो फिर जाके वापस एक डिक्शनरी, मतलब एक किताब पढ़ने के लिए और एक किताब लेके आओ, फिर उसमें से डिक्शनरी में से वो सारा ढूंढो। फिर वो डिक्शनरी ढूंढने का भी एक तरीका होता है, वो किसी ने सिखाया हुआ रहता है आपको। फिर वो आप ढूंढते हो, फिर उसको निकाल के फिर वापस अपनी किताब की तरफ आते हो, फिर उसको पढ़ना शुरू करते हो। तो वो एक माहौल बनता है। तो वो मुझे नहीं लगता, अभी आप किंडल पे पढ़ रहे होते हो, आपको एक वर्ड ऐसे लगता है कि हाँ ये तो मेरा परिचित नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है, आप उसी के ऊपर टैप करते हो, आपको उसका मतलब पता चल जाता है। तो मुझे लगता है ये जरा थोड़ा अनरोमांटिक लगता है मुझे पढ़ना किंडल पे। तो मैं तो भैया अभी तक ऐसी किताबें मुझे अच्छी लगती है जो मैं पढ़ सकती हूँ। दूसरी बात होती है नई किताब की सुगंध। जब आप नई किताब निकालते हो तो पहले मैं तो भैया उसमें पढ़ने के पहले मेरा नाक गड़ जाता है उसमें कि उसकी सुगंध जो है ना, वो बस मतलब वो तो फिर मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है जो पहले बारिश के बाद आती है, वो और नए किताब की खुशबू, इसका कोई मोल नहीं है। ये आपने तो एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है एक्सपीरियंस, या आप अगर ये नहीं करोगे एक्सपीरियंस, तो बड़ी हानि है, मतलब कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसे मुझे लगता है। तो आप प्लीज ये अगर आपने नहीं किया है तो आप ये करिए। ये तो मेरी इतनी पुरानी किताब है, मुझे ये पुरानी किताबों की खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है। तो
मैं तो बहुत बेहुदा बातें करने लगी हूँ शायद अभी। कोई बात नहीं, लेकिन बातें ही तो करनी थी और मैंने कहा ही था कि ये तो गपशप है, तो इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होगी। इसमें जो भी होंगी वो हंसी मजाक की बातें होंगी, लाइट मूड की बातें होंगी। मुझे लगता है मेरा वक्त अब खत्म होने को है, तो कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है और कविता किताबों के बारे में हो तो वो और भी प्रिय है। सफदर आशमी साहब ने एक किताबों के बारे में एक कविता लिखी थी। उस कविता को पढ़ के मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। उसके पहले लिटिल मोर की इस सारी ऑर्गेनाइजेशन का और ये एक्टिविटी के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी शुरू की कि जो घर बैठे उन्होंने मुझे आप इतने सारे लोगों से एक ही टाइम पे मिलवाया। सिर्फ मुझे आपके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स के थ्रू आप मेरे से जुड़े हुए हो। एक थोड़ा सा एक तरफा चल रहा है ये जो भी चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और लिटिल मोर तो काम करते ही रहेगा और मैं उनके साथ में हूँ ही, मैं परिवार का हिस्सा हूँ, मैं परिवार की सदस्य हूँ। तो जब भी कभी मौका लगेगा हम लोग रूबरू बैठ के बातें करेंगे, मिलेंगे जरूर इंशाल्लाह। तो ये कविता पेश करती हूँ और इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा, घर के अंदर रहिएगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल ही जाती हैं, किताबें भी ऑनलाइन मंगवाइएगा, पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है मराठी में बड़े अच्छे से कहते हैं वाचाल तर वाचाल, मतलब पढ़ोगे तो बचोगे। तो हम लोग बचने बचाने की बात नहीं करते, हम लोग कहते हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। तो पढ़ोगे तो बढ़ोगे, मजा आएगा बहुत पढ़ने में। कविता पेश करते हैं। किताबें किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती, कि इनमें मिले खेतियां लहलहाती, किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते। किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में रॉकेट का राज है, हर एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे? जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। नमस्कार।